Hello everyone. Today's topic is about sensory adaptations in squint patient. स्क्विंट पेशेंट में सेंसरी अडाप्टेशंस होते हैं. इसका मतलब क्या है, जब भी स्क्विंट होता है तो हमेशा क्या होता है, कुछ डिसिमिलर इमेजेस बनने लगती हैं, है ना. तो ब्रेन को इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती है, तो वो किस तरीके से अडाप्ट करता है, कॉर्टिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जो आपका विजन है वो प्रॉपर बना रहे. ओके तो ऐसा कब होता है, स्क्विंट अगर हमारे लाइफ में होता है तो किस तरीके से होता है. एक ब्रॉडली डिवीजन किया गया कि 8 to 10 ईयर्स को हमने एक बनाया कि इस समय जो हमारा विजुअल सिस्टम है दैट गेट्स मैच्योर्ड. ओके मतलब पूरा प्रॉपर बन जाता है. तो 8 to 10 ईयर्स से कम और 8 to 10 ईयर्स से ज़्यादा दोनों समय में अगर स्क्विंट होता है तो उनके अलग अलग एडाप्टेशंस होते हैं. पहले जान लेते हैं कि अगर 8 to 10 ईयर्स से ज़्यादा की एज में एक्वायर्ड स्क्विंट होता है अगर, तो क्या होता है. तो पिछली बार की जो वीडियो थी स्ट्रैबिस्मस पार्ट 4, उसमें हमने सीखा डिप्लोपिया एंड कन्फ्यूजन, है ना. क्विकली रिवाइज करते हैं. डिप्लोपिया क्या होता है कि अगर आई डेविएटेड है, या तो एक्सो में है या तो ईजो में है, तो क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है वो नॉन करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे पड़ रही होती है. यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरी लेफ्ट आई है वो फिक्सेटिंग है, तो अगर फोविया पे इमेज बन रही है, और अगर मेरी राइट आई है वो अगर डेविएटेड है, तो क्या करेगा आपका किस तरफ इमेज बनेगी, टेम्पोरल साइड में बनेगी, है ना. टेम्पोरल टू द फोविया बनेगी. तो इसीलिए क्या होता है, इसमें डिप्लोपिया होता है क्योंकि टेम्पोरल रेटिना विल प्रोजेक्ट टू नेजल साइड एंड इट विल प्रोड्यूस क्रॉस डिप्लोपिया. ओके ऐसे ही अगर आई ईजो में होगी, यानी राइट आई अगर ईजो में है, तो वन इमेज इज फॉर्मिंग ओवर द फोविया फॉर दिस आई, एंड हियर इट विल बी फॉर्म ऑन द नेजल रेटिना एंड इट विल प्रोजेक्ट टू द टेम्पोरल साइड दैट बिकम्स इप्सिलैटरल. इसीलिए ईजोट्रोपिया में अनक्रॉस डिप्लोपिया होता है. ऑलराइट ऐसे ही सिमिलर है आपका क्या, कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन में क्या होता है कि क्योंकि आई डेविएटेड है ना, तो दोनों फोविया पे अलग अलग इमेजेस बन रही होती है ना. एक फोविया पे डिफरेंट इमेज बन रही होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, और एक दूसरे के फोविया पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होती है. तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि पॉइंट्स आर करस्पॉन्डिंग बट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर. तो क्या होगा, एक बार में जैसे आप ब्रेन क्या करेगा, कंफ्यूज होने लगेगा. ऑलराइट सो ये कन्फ्यूजन है. तो डिप्लोपिया वर्सेस कन्फ्यूजन मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, आप वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हैं. अब क्या होता है कि जब स्क्विंट हो गया, डिप्लोपिया कन्फ्यूजन होने लग गया पेशेंट को, तो क्या होने लगेगा कि वो इसको एलिमिनेट करने के लिए, कन्फ्यूजन और डिप्लोपिया को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, एक इमेज को सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा. सप्रेस मतलब वो देखेगा नहीं उसको, ठीक है. मतलब अगर विजुअली मैच्योर सिस्टम है आपका 8 to 10 ईयर्स से ज़्यादा के बाद अगर स्क्विंट होता है तो डिप्लोपिया कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो एक आई की इमेज को सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा ताकि उसको दिक्कत ना हो, है ना, उसका विजन मेंटेन रहे. अच्छा अभी इसके अलावा और एक पॉइंट क्या होता है इसमें, रेटिनल राइवलरी एक टर्म दिया होगा आपकी बुक्स में, वो भी एक पॉइंट है. रेटिनल राइवलरी क्या होती है ना कि जैसे कि टू डिसिमिलर इमेजेस होती हैं, ओके वो आपके फोविया पर पढ़ रही हैं, है ना, उसकी इमेज बन रही है, और वो सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकती, नॉन फ्यूजिबल होती हैं. ऑलराइट तो बुक्स में डायग्राम दिया रहता है कैसा कि सपोज करिए अभी जो इमेज है आपकी कैसी बन रही है, एक आई पे लाइक दिस, मतलब एक डायरेक्शन की बन रही है, और दूसरी आई पे कौन सी डायरेक्शन की है, लाइक दिस, ठीक है. तो इनका डायरेक्शंस जो है वो भी सेम नहीं है. मतलब इमेज की जो लाइंस बन रही हैं, जैसे पैरेलल लाइंस है, वो अगर प्रोजेक्ट की गई है एक आंख पे और दूसरी आई पे पैरेलल लाइंस दूसरे डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की गई, तो ऐसा नहीं होगा कि ब्रेन फ्यूज कर लेगा एंड इट विल फॉर्म अ क्रॉस, नहीं कर पाएगा, ठीक है. और ये क्या होता है, रेटिनल राइवलरी स्टार्ट हो रही होती है. राइवलरी मतलब एक दूसरे से लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो वो ब्रेन क्या करेगा कि आपका जो जहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, जिस जगह पर ओवरलैप कर रही हैं ये इमेज, वहाँ पर पैची इमेजेस बनाएगा. मतलब कुछ पार्ट एक इमेज का, कुछ पार्ट एक इमेज का. परफेक्ट फ्यूजन नहीं करेगा, परफेक्ट क्रॉस नहीं बनाएगा. इसीलिए इसको बोलते हैं रेटिनल राइवलरी. मतलब कुछ पार्ट इससे ले लिया, कुछ पार्ट इससे ले लिया, तो पैची ड्रॉप आउट्स की तरह वो क्रिएट करता है. ये चीज़ आप खुद अभी भी करके देख सकते हैं. रेटिनल राइवलरी किस तरीके से, जैसे बताती हूँ. एक आई के आगे, ठीक है, सपोज लेफ्ट आई के आगे आपने हाइलाइटर को होल्ड कीजिए, ओके 2 इंचेस थोड़ा सा दूर यहाँ पर, है ना,
ऐसे हॉरिजॉन्टल, और अदर आई के सामने, राइट आई के सामने आप वर्टिकल पेन ले लीजिए, ठीक है। तो अब जब आप इसके थ्रू सामने देखने की कोशिश करेंगे, मतलब डू नॉट लुक ओवर दिस, मतलब एक बार में ऐसा देखने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे, जैसे दूर देखेंगे इसी के थ्रू, थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा ना, 2 इंचेस अवे ही रखिए, कि ये जो है ब्रेन फ्यूज़ करना स्टार्ट कर रहा है, और क्या करेगा, ओवरलैप, जहाँ पर ये ओवरलैप करते हुए दिख रहे होंगे, आपके ब्रेन में इमेजेस बन रही होंगी, यू कैन परसीव इट, है ना। तो उसमें क्या होगा कि कुछ पार्ट इस पेन का दिखाई देगा, वर्टिकल पार्ट का दिखाई देगा जहाँ पर ओवरलैपिंग है, और कुछ पार्ट्स इस हॉरिजॉन्टल हाइलाइटर का दिखाई देगा, ठीक है। पैची ड्रॉप आउट्स की तरह दिखाई देगा, ऐसे एकदम ओवरलैपिंग नहीं दिखाई देगी। दिस इज रेटिनल राइवलरी विच हैपन्स इन द विजुअली मैच्योर पेशेंट्स, मतलब कि 10 साल से ज़्यादा के बच्चों में होता है। तो ये तो था कि अगर हमारा जो पेशेंट है वो 10 ईयर्स से अबव है। इम्पॉर्टेंट आता है क्या, कि जब विजुअली मैच्योर नहीं है, इसका मतलब कि कम उम्र में ही अगर स्क्विंट हो जाए, है ना, 9 to 10 ईयर्स के बीच में से पहले, पहले अगर हो जाए, तो ब्रेन अभी बना नहीं है ना, धीरे धीरे करके वो एक्वायर करना स्टार्ट करेगा, वो अडाप्ट कर लेगा कि ठीक है, मुझे तो ऐसे ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहला आता है एनोमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा नॉर्मल रेटिनल करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जैसे जो आपकी मेरी आंखें हैं वो इस समय नॉन डाइवेटेड आइज है, ठीक है। प्राइमरी गेज में एक पर्टिकुलर विजुअल डायरेक्शन है दोनों आंखों का, ठीक है, और उसमें जो आपके एनाटॉमिकली सिमिलर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑन द रेटिना, है ना, वो क्या है, ब्रेन ने उसको फंक्शनली सिमिलर कर रखा है, ठीक है, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, ऐसा करके उसने फंक्शनली सिमिलर कर दिया है, एंड दे आर प्रोजेक्टिंग इन द ऑसिपिटल कॉर्टेक्स टू मेंटेन बाइनोकुलर विजन, है ना, इनका सेम विजुअल डायरेक्शन है, फंक्शनली सिमिलर है। ये है नॉर्मल रेटिनल करेस्पॉन्डेंस जो आपके और मुझ में है। अब किसी पेशेंट को क्या होता है, स्क्विंट हो गया, अब उसमें क्या होगा, एनोमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस डेवलप हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि स्क्विंट के पेशेंट में डिप्लोपिया, कन्फ्यूजन स्टार्ट होने लगता है ना, तो वो क्या करेगा, ब्रेन अपने आप कॉर्टिकल चेंजेस लाता है, ठीक है, इट्स अ चेंज इन द कॉर्टेक्स ओनली, ठीक है। वो क्या करेगा, जो एनाटॉमिकली डिसिमिलर है, यानी एक फोविया, एक आई का फोविया पकड़ लेगा, दूसरी आई का एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट पकड़ लेगा, और इन दोनों को करेस्पॉन्डेंस में ला देगा, ठीक है। नॉर्मली फोविया करेस्पॉन्डिंग होते हैं, और इसी तरीके से जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सब एक साथ एक लाइन में, जिनका कॉमन विजुअल डायरेक्शन है, वो क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और आपका ये जो स्क्विंट आई का पेशेंट है, स्क्विंटेड आई का पेशेंट है, वो क्या करेगा, उसका एक एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट जो होता है, दैट बिकम्स करेस्पॉन्डेंट टू फोविया, ठीक है। तो अगर जब एक इमेज अगर फोविया में बन रही होगी, है ना, और उसी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट पे पड़ रही होगी, तो भी आपको डबल नहीं दिखाई देगा। जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर है, इसमें क्या है, यहाँ पर लेफ्ट आई में फोविया पे बन रही है, और यहाँ पर राइट आई में सूडोफोविया कहलाता है, उस पॉइंट को सूडोफोविया नाम दे दिया गया, कि एक एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट है, फोविया पे नहीं बन रही, एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट है। और अगर हम ये जो पेशेंट है अगर देखेगा, तो उसको डिप्लोपिया नहीं हो रहा होगा, ओके। और ये किन केसेस में पॉसिबल है, जिनको लार्ज एंगल ऑफ स्क्विंट होता है और कांस्टेंट स्क्विंट होता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक रहता है, लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, तो ARC एनोमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस डेवलप हो जाता है। एक पॉइंट और याद करना है आपको कि ये बाइनोकुलर कंडीशन है, मतलब जब दोनों आंखों से देख रहा होगा तो ही ARC फंक्शन करेगा। जैसे ही आप फिक्सेटिंग आई, नॉर्मल आई को कवर कर देंगे, तो अगर ये आई डेविएटेड है, इस आंख में अगर ARC है, तो इसमें क्या होगा, द आई विल टेक अप द फिक्सेशन। कैसा फिक्सेशन लेगी, मतलब जो इमेज है फोविया पे बनने लगेगी, ठीक है। तो मतलब जैसे ही आपने आई को ऑक्लूड किया, तो क्या होगा, जो डेविएटिंग आई है दैट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द इमेज ऑन फोविया ओनली। तो बाइनोकुलर कंडीशन में तो ARC है, और जैसे ही आपका एक आई ऑक्लूड करी तो फोविया पे इमेज बनाने लग जाएगी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बाइनोकुलर होता है, और जो एक जहाँ पर इमेज बन रही है उसको नाम एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट को दिया गया, दैट करस्पॉन्ड टू फोविया, इट इज सूडोफोविया, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में PF से डिपिक्ट किया है मैंने, सेंटर ऑफ रेफरेंस पॉइंट बन जाता है सूडोफोविया। अच्छा, अब क्या हुआ, पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया एक टर्म आया। वो क्या है, क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसने कहा कि सर मुझे सर्जरी करवाना है, और उसको काफ़ी टाइम से स्क्विंट है, वो कहता है मुझे डिप्लोपिया भी नहीं है,
कुछ नहीं है ना। तो अब क्या होता है कि जब आप सर्जरी करोगे ना, आई को सीधा करोगे, तो डेविएशन तो हो जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, फोविया पे इमेज बनने लग जाएगी। अब ब्रेन को आदत क्या पड़ी हुई है कि उसको सूडो फोविया से देखना है और इस आँख के फोविया से देखना है, तो उसको डिप्लोपिया नहीं होगा। लेकिन आफ्टर करेक्शन सर्जरी के क्या होगा, दोनों के फोविया पे इमेज बनेगी। ब्रेन को लगेगा कि अरे ये तो नॉन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, तो उसका कॉर्टिकल चेंज अभी हुआ नहीं होगा, तो उसको डिप्लोपिया होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया। ये पेशेंट्स को समझाना होता है। इसके लिए टेस्ट भी होते हैं कि हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को ARC है कि नहीं, तो वो अभी नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। ठीक है, वर्थ 4 डॉट टेस्ट होता है, कैसे करते हैं मैं बताऊंगी। अभी सीखते हैं पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया है। इसके लिए छोटा सा है एक चीज़, कंफ्यूज मत होना, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो जब MCQ आएगा और कभी भी पूछा जाए तो आपको हमेशा आंसर क्या करना है कि क्रॉस डिप्लोपिया ऑकर्स इन एक्सोट्रोपिया। मैनिफेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक्सोट्रोपिया अगर पेशेंट आ रहा है तो ही विल ऑलवेज टेल यू दैट ही इज हैविंग क्रॉस डिप्लोपिया, ठीक है। और ईजो में कैसा मिलेगा आपको, ईजोट्रोपिया में अनक्रॉस डिप्लोपिया। ये याद कर लो, बड़ा सा कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, अब आगे सिखाऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना। पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया में क्या होता है मैं बता रही हूँ। पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया मतलब आफ्टर करेक्शन, जब आपने सर्जरी कर दी है तब ऐसा दिखता है। इसका पता भी कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, पेशेंट आपके पास आया, उसने कहा मुझे डिप्लोपिया नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको उसका जो सीखा था हमने ना कि प्रिज्म बार कवर टेस्ट करते हैं, उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कितना डेविएशन है इसको, है ना। तो वो प्रिज्म बार कवर टेस्ट करके हम देखेंगे और हम ये पता कर लेंगे कि एंगल ऑफ स्ट्रैबिस्मस कितना है। सपोज करो इसी डायग्राम में देख लो, ये है डायग्राम, आगे मैं सिखा रही हूँ लेकिन फिर भी सिमिलर तरीके से ही बताना है, ठीक है। तो इस आई में क्या किया, ऐसा स्क्विंट था, ठीक है। यहाँ पे फोविया है, यहाँ पे सूडोफोविया है, पेशेंट इज हैविंग परफेक्ट बायनॉकुलर विजन। अभी क्या हो रहा है कि हमने करेक्शन किया ये टेस्ट करने के लिए कि भाई कितना सर्जिकली करेक्ट करना है। तो 10 प्रिज्म डायोप्टर से क्या हुआ, नलीफाई हो गया, ठीक है। कवर टेस्ट करके देखा हमने, प्रिज्म कवर टेस्ट करके देखा, तो फोविया पे इमेज जब बन रही है तो 10 प्रिज्म डायोप्टर से आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, है ना, ठीक है। हमने नोट कर लिया 10 प्रिज्म डायोप्टर आ गया। लेकिन पेशेंट क्या बोल रहा है कि मैम मुझे तो डबल दिख रहा है, ठीक है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि फोविया पे फिक्सेट करने लग गया अब, है ना। प्रिज्म लगा दिया आंख के सामने तो फोविया पे इमेज बनने लगी, ब्रेन को अभी आदत नहीं है, तो वो पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया कर रहा है। अच्छा आप देखो, ये आई जो है ईजो में है, ठीक है, ये ईजो में है, ओके। राइट आई ईजो को अगर हमने करेक्ट किया तो करेक्शन पे उसको पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया कैसा हो रहा है, क्रॉस्ड डिप्लोपिया। पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया इन ईजोट्रोपिया, ठीक है, आफ्टर करेक्शन इज क्रॉस्ड, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो सूडोफोविया है, ठीक है, सूडोफोविया ये रहा और उसके टेम्पोरल साइड में है फोविया, है ना। तो ब्रेन को क्या पता है कि सेंटर ऑफ रेफरेंस तो भाई सूडोफोविया है, इसके जो इस तरफ है वो तो टेम्पोरल है, ईजो है ना। तो टेम्पोरल साइड में अगर इमेज बनेगी तो इट विल प्रोजेक्ट टू अदर साइड यानी नेजल साइड। इसीलिए ईजोट्रोपिया का पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया होता है क्रॉस्ड आफ्टर करेक्शन, यही बताना था मुझे, ठीक है। एंड इसी का उल्टा होता है एक्सो में, ठीक है। अगर एक्सोट्रोपिया होता तो सूडोफोविया जो था वहाँ पर फिक्सेटिंग की आदत होती है उसको, हम अगर नलीफाई करते तो फोविया को वो नेजल इंटरप्रेट करता एज कंपेयर टू सूडोफोविया। इसीलिए आफ्टर करेक्शन इन एक्सोट्रोपिया पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया बिकम्स अनक्रॉस्ड, ठीक है। नहीं भी याद रहता है कोई बात नहीं, बस पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया क्या होता है, आफ्टर सर्जरी जब फोविया पे फिक्सेशन करने लगता है तो आपका बायनोकुलर विजन गड़बड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया। लेकिन हमेशा याद कर रखना है कि मैनिफेस्ट एक्सोट्रोपिया में होता है क्रॉस डिप्लोपिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैनिफेस्ट ईजोट्रोपिया में होता है अनक्रॉस डिप्लोपिया, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा अब हम सीखेंगे कि चलो वो पॉइंट ही बता देती हूँ, ARC वर्सेस ई सेंट्रिक फिक्सेशन जो छोटा सा मैंने लिख रखा है वो है क्या। ई सेंट्रिक फिक्सेशन क्या होता है ना, कि ई सेंट्रिक मतलब कि जैसे हम जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है आई का, उसमें क्या है, फोविया पर ही इमेज बनानी है, नॉर्मल लोगों को ये बताया जाता है ना, पता ही है मतलब। और ई सेंट्रिक फिक्सेशन मतलब कि फोविया के जस्ट पास में एक पॉइंट ले लेगा एक्स्ट्रा फोवियल और उससे फिक्सेट करेगा हमेशा ही, ठीक है, हमेशा उसी से फिक्सेट करेगा। अब सेम चीज़ आपकी ARC में भी हो रही है।
ठीक है, इसेंट्रिक में भी एक्स्ट्रा फोवियल है, ARC में भी एक्स्ट्रा फोवियल है, लेकिन डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस ये है, मैंने अभी बताया, ARC इज ऑलवेज बाइनोक्युलर। आप आई ऑक्लूड कर दोगे, नॉर्मल आई को ऑक्लूड कर दोगे, तो जो नॉन फिक्सेटिंग आई है दैट विल फिक्स थ्रू फोविया ओनली, ठीक है। लेकिन ई सेंट्रिक फिक्सेशन अगर डेवलप हुआ होगा तो अगर आप आई ऑक्लूड भी कर दोगे तो भी जो डेविएटेड आई है दैट विल फिक्सेट थ्रू ई सेंट्रिक पॉइंट ओनली। इसका मतलब कि अगर हम कवर अनकवर का टेस्ट करेंगे यानी अल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे तो ARC अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें मूवमेंट आएगा, रीफिक्सेटिंग मूवमेंट, बट ई सेंट्रिक फिक्सेशन में आई मूव नहीं करेगी क्योंकि उसको आदत पड़ गई है एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट से देखने के लिए। तो ARC is binocular condition and eccentric fixation is uniocular या monocular condition, वो कभी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो अभी नेक्स्ट अपना आ गया क्या, हार्मोनियस ARC क्या होता है ना, और अनहार्मोनियस ARC क्या होता है। सिंपल है, ये बड़ा हेवी टर्म लगता है जब हम पढ़ते हैं तो, है ना। आओ सीखते हैं क्या होता है। हार्मोनियस ARC का मतलब क्या हुआ कि सब चीज़ हार्मोनी में चल रही है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। कैसे, क्या है हार्मोनी में, डेफिनेशन में आता है एंगल ऑफ एनॉमली इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव एंगल। अब मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ एनॉमली का मतलब क्या हुआ और ऑब्जेक्टिव एंगल का मतलब क्या हुआ, देखो बताती हूँ। एंगल ऑफ एनॉमली, ठीक है, अभी इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में राइट आई इज इन ईजोट्रोपिया, ठीक है, लेफ्ट आई पे फोविया पे इमेज बन रही है और राइट आई में सूडोफोविया पे इमेज बन रही है, जो कि इसका कैसा है, नॉन करेस्पॉन्डिंग तो है लेकिन इट बिकम्स करेस्पॉन्डिंग आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एनॉमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखो इसमें शिफ्टिंग है ना, फोविया इधर चला गया एंड सूडोफोविया थोड़ा इधर आ गया, नीजल साइड में आ गया इसके, है ना। तब ब्रेन ने डेवलप कर लिया कि ये मेरा सेंटर ऑफ रेफरेंस है आई के लिए। तो ये जो रेड से मार्क है ना, मतलब जितना इसका ऑफसेट है फ्रॉम फोविया टू सूडोफोविया, फोविया जो ऑफसेट है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एनॉमली, ठीक है। एंगल ऑफ एनॉमली कराता है फोविया से सूडोफोविया का डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एनॉमली। ऑलराइट, इतना समझ आए। देखो अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंगल। ऑब्जेक्टिव एंगल क्या होता है, अभी बताया, सेम एंगल ऑफ स्ट्रैबिस्मस। अब एंगल ऑफ स्ट्रैबिस्मस यानी कि कितना डेविएशन हुआ है उसको, जो हम प्रिज्म बार कर्व टेस्ट से पता करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव एंगल मतलब जो हमने प्रिज्म बार से टेस्ट किया उससे अगर आता है, जैसे इसमें आ रहा है 10 प्रिज्म डायोप्टर, तो एंगल ऑफ स्ट्रैबिस्मस डेविएशन जो है उसका हम पता कैसे करेंगे, जब आपका फोविया पे इमेज बन लग जाए, जब दिस आई स्टार्ट्स फिक्सेटिंग, है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। ऐसे ही तो करते हैं, प्रिज्म बार न्यूट्रलाइजेशन जो टेस्ट होता है, डेविएशन को न्यूट्रलाइज करना है, फिक्सेट करवाना है उस आँख से, ठीक है, जब तक उसका रिफिक्सेटिंग मूवमेंट बंद ना हो जाए, यही तो है। तो क्या होगा, फोविया से अगर इस तरीके से यहाँ पे फिक्सेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर 10 प्रिज्म डायोप्टर है और फोविया पे इमेज बनने लग जाए, है ना, तो ये एंगल बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ एनॉमली। मतलब पेशेंट को यहाँ पर डिप्लोपिया दिखने लगेगा इन कौन सा, हार्मोनियस ARC। सिंपल सी बात है, सूडोफोविया से लेकर के फोविया का जो ऑफसेट है, जो डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एनॉमली इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डेविएशन। जो आप प्रिज्म से नापेंगे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एंगल। उसमें हम बहुत आसानी से नाप सकते हैं। पेशेंट बोलेगा कि हाँ मुझे अब डिप्लोपिया दिखने लग गया है व्हेन यू न्यूट्रलाइज बाय द प्रिज्म, ठीक है। अब देखो उसको क्या होगा, यहाँ पर चलते हैं, ये था हार्मोनियस, ये याद कर लेना, एंगल ऑफ एनॉमली इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव एंगल। अब है अनहार्मोनियस ARC। अनहार्मोनियस, अब क्या होगा, ये कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, इक्वेशन क्या है, एंगल ऑफ एनॉमली यानी कि सूडोफोविया से फोविया की डिस्टेंस, ठीक है, प्लस सब्जेक्टिव एंगल इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव एंगल। ऑब्जेक्टिव एंगल मतलब जितना हम प्रिज्म बार से कवर टेस्ट में देख पा रहे हैं। अब ये सब्जेक्टिव एंगल क्या है ना, ये एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, तो बताती हूँ क्या है। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ठीक है, इस डायग्राम में दिस आई इज फिक्सेटिंग, है ना, यहाँ पे फोविया पे बन रहा है, दिस इज नॉर्मल फिक्सिंग आई, एंड यहाँ पर ये है आपकी डेविएटेड आई, ये राइट आई ईजो में है, ओके। यहाँ फोविया है, ये सूडोफोविया है, और ये देखो इमेज यहाँ बन रही है ना, इमेज इधर बन रही होती है। अनहार्मोनियस ARC में सूडोफोविया पे इमेज नहीं बन रही होती है, उससे भी दूर एक पॉइंट होता है, जैसे पॉइंट आई यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर वो इमेज बना रहा होता है,
ठीक है। और क्यों मैंने रेड से दिखाया है, क्योंकि ये रेड फिल्टर टेस्ट होता है, आगे भी बताऊंगी, लेकिन रेड फिल्टर से हम पता कर सकते हैं, है ना। अब होता क्या है कि पेशेंट को इसी तरीके की इमेज दिख रही होती है, डिप्लोपिया हो रहा होता है उसको अनहार्मोनियस एआरसी में। अब ये लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में होता है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट सप्रेस दिस इमेज, उसे दिखेगा ही नहीं, रेड इमेज उसे दिखाई नहीं देगी, डेविडेड आई को वो सप्रेस कर देगा, क्योंकि उसको डिप्लोपिया हो रहा होता है, अनहार्मोनियस एआरसी में डिप्लोपिया होगा, है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो था सूडोफोबिया, उसने जो ब्रेन ने सेट किया उससे भी दूर बन रहा है, उससे भी दूर बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो सब्जेक्टिव एंगल है वो है क्या चीज़, वो देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इमेज समझ में आई होप, है ना। मतलब फोबिया, सूडोफोबिया, और सूडोफोबिया से भी दूर एक पॉइंट है, दैट इज आई, है ना। वो क्या है, आपका इमेज वहां पर बन रही होती है, ठीक है। वो अनहार्मोनियस एआरसी की बात हो रही है यहाँ पर, ओके। और इसको वो अक्सर सप्रेस कर देते हैं, पेशेंट सप्रेस कर देते हैं इसको। सेकेंड इमेज देखो, रेड फिल्टर अभी भी लगा हुआ है, जो राइट आई ईजोट्रोपिया है। अब क्या किया हमने, छोटा सा 5 प्रिज्म डायोप्टर लगाया। अब पेशेंट को बोला अब बताओ इमेज कैसी दिख रही है। सूडोफोबिया पे फिक्सेशन आ गया, वी आर नॉट गिविंग हाई पावर प्रिज्म, मतलब हम अभी न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं स्ट्रैबिस्मस को, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि 5 प्रिज्म डायोप्टर छोटा सा ये लगाने पर क्या हो रहा है, सूडोफोबिया पे अब इमेज बन रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, पेशेंट बोलेगा अब मुझे मैम पिंक इमेज दिख रही है, इसका मतलब है कि दोनों इमेजेस को उसने पूरा एक साथ सुपर इम्पोज कर दिया। बोलेगा आई कैन सी वन इमेज, है ना, वन इमेज दिख रही है और वो पिंकिश है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रही है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब 5 प्रिज्म डायोप्टर लगाने से क्या हुआ, पॉइंट आई से हट के इमेज कहाँ बनने लगी, सूडोफोबिया पे। और ये जो इनके बीच के डिस्टेंस है यही आपका सब्जेक्टिव एंगल है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव एंगल, मतलब इमेज का जो पॉइंट होता है, द पॉइंट वेयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड टू द सूडोफोबिया, ठीक है, उससे भी दूर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव एंगल। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया 5 प्रिज्म डायोप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, यहाँ पर थर्ड इमेज है। थर्ड इमेज में क्या हुआ, अब हमने अपना मेन काम स्टार्ट किया। मेन काम क्या स्टार्ट किया, हमने बोला कि चलो अब ऑब्जेक्टिव एंगल पता करते हैं, यानी कि स्ट्रैबिस्मस जो है आपका, ठीक है, स्ट्रैबिस्मस उसको हम नलीफाई करते हैं, है ना। फोबिया पे इमेज बनाते हैं, तो 20 प्रिज्म डायोप्टर लेके आया एंड वी पुट इट इन फ्रंट ऑफ दिस आई, ठीक है, राइट आई इसमें डाल दिया, इसके आगे लगा दिया। रेड फिल्टर अभी भी लगा हुआ है, फोबिया पे फिक्सेट कर रहा है। हमने अभी सीखा पैराडॉक्सियल डिप्लोपिया होने लगेगा उसको, क्योंकि सूडोफोबिया से टेम्पोरल है फोबिया, इसलिए प्रोजेक्ट करेगा टुवर्ड्स द नेजल साइड। तो ये क्या बोलेगा कि मैम अब तो मुझे डबल विजन वापस दिखने लग गया है, और कैसा दिख रहा है कि मुझे क्रॉस दिख रहा है, यानी कि देखो इधर इमेज रेड है, रेड फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, उसे दिख रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एस आई की इमेज दिख रही है, ठीक है। ये तो पैराडॉक्सिकल डिप्लोपिया क्रॉस हो गया जब हमने ईजो को नलीफाई किया, ईजोट्रोपिया को 20 प्रिज्म डायोप्टर रखा, फोबिया पे इमेज बनाई, तो कैसा दिख रहा है, क्रॉस डिप्लोपिया दिख रहा है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव एंगल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन पे जाओ। पुराने ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे इक्वेशन a + b = c, तो बताइए इसका मतलब क्या है। तो एंगल ऑफ एनॉमली अभी हमें नहीं पता है, सब्जेक्टिव एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव एंगल कैलकुलेट कर दिया। तो बताओ एंगल ऑफ एनॉमली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एंगल माइनस सब्जेक्टिव एंगल कितना आएगा, 15 प्रिज्म डायोप्टर, ठीक है। मतलब यहाँ जो आपका इमेज से सूडोफोबिया का डिस्टेंस था, है ना, उस पॉइंट का एंगल ऑफ जो ये था 5 प्रिज्म डायोप्टर प्लस आपका एंगल ऑफ एनॉमली 15 जो है सूडोफोबिया से फोबिया का ऑफसेट 15 यहाँ से आ गया, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने निकाला, दैट फॉर्म्स योर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंगल। ये है आपका अनहार्मोनियस एआरसी। मुश्किल था समझाना, मैंने कोशिश की समझाने की, डिफिकल्ट पड़ता है, आई नो, ओके। सो ये हो गया आपका अबाउट एनॉमलस रेटिनल करस्पॉन्डेंस। ठीक से पढ़ लेना क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, बेसिक्स याद रखना है, बहुत टफ नहीं है। सेकंड जल्दी से कर लेते हैं, आपका अभी हम किस में पढ़ रहे हैं, विजुअली इमैच्योर जो बच्चे हैं, यानी कि 8 to 10 ईयर्स से पहले अगर स्क्विंट हो गया, तो पहला तो एआरसी हमने सीख लिया। सेकंड आता है सप्रेशन, सिंपल सा है। सप्रेशन का मतलब है जिस साइड से आपको डिप्लोपिया या कन्फ्यूजन हो रहा है उस आँख को डेविएटिंग आई की इमेज को ही खत्म कर दो, बंद कर दो, उसको नहीं देखना, है ना। तो
इसमें सबसे पहला जैसे मैंने लिखा हुआ है सेंट्रल, सेंट्रल मतलब जो इमेज फोविया पे बन रही है, अगर फोविया पे बन रही होती है तो उसकी इमेज को सप्रेस कर दो। यानी डेविएटिंग आई है तो एक आई अगर फिक्सेटिंग है, दिस आई इज डेविएटेड, दोनों के फोविया पे अलग अलग चीज़ें बन रही हैं तो क्या होता है, कन्फ्यूजन डेवलप होता है। तो कन्फ्यूजन डेवलप हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेविएटिंग आई की फोवियल इमेज को ही सप्रेस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सप्रेशन इन कन्फ्यूजन। ठीक है, तो आराम से एक इमेज देखेंगे, खुश रहेंगे। इसके बाद है पेरिफेरल। पेरिफेरल में क्या हो रहा है, पेरिफेरल सप्रेशन कर रहे हैं, जो पेरीफेरी से इमेज बन रही है, मतलब फोविया के अलावा जो एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट्स हैं उनसे जो इमेजेस बन रही है उसको सप्रेस करेगा। एंड दिस हैपेंस इन डिप्लोपिया। ऑब्वियस सी बात है, देखो फोविया से हटके जो इमेजेस बन रही है जहाँ पर डिप्लोपिया क्रिएट हो रहा है ना, तो उसमें क्या करेगा, वो सप्रेस कर देगा। दैट इज पेरिफेरल सप्रेशन, है ना, उस इमेज को भुला देंगे। उसके बाद है फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी होगा, ठीक है, एंड ऑब्लिगेटरी मतलब हमेशा रहेगा। फैकल्टेटिव कब होगा, फैकल्टेटिव तब होता है जब इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपी, आपने सुना होगा, द पेशेंट आके कभी कहता है कि मैम वैसे तो मैं सीधा दिखता रहता हूँ लेकिन जब शाम होती है मैं थक जाता हूँ या मुझे फीवर होता है तो आँख मेरी कभी कभी डेविएट हो जाती है। ठीक है, पर पेशेंट बोलेगा कि नहीं मुझे डबल नहीं दिखाई देता, है ना। क्यों करता है, ब्रेन को अडाप्टेशन होता है कि भले ही आई डेविएट हो जाए, क्या करेगा, उस आई की पिक्चर्स को, उस आई की इमेजेस को सप्रेस कर देगा। तो ये है फैकल्टेटिव। जब भी आपका आएगा पेशेंट इस तरीके से डेविएशन होने लग जाएगा तो उसमें वो सप्रेस कर देगा। और एग्जांपल्स अगर हैं तो इसमें है डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम, और अगर कंजेनाइटल सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी होती है तो उनमें भी फैकल्टेटिव सप्रेशन मिलता है। ऐसे ही है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब है हमेशा के लिए सप्रेशन। तो ये तो ऑब्लिगेटरी सप्रेशन विल लीड टू एम्ब्लायोपिया, है ना, इसी का प्रोलॉन्ग सप्रेशन करेगा तो लेजी आई में हो जाता है, जो अभी है भी एक पॉइंट इसका, तो वो हो जाता है ऑब्लिगेटरी सप्रेशन हमेशा के लिए, मतलब करेगा, चाहे डेविएटेड हो चाहे ना हो आई डेविएटेड, है ना। फिर है ऑल्टरनेटिंग सप्रेशन। ऑल्टरनेटिंग सप्रेशन मतलब हमने पढ़ा ही हुआ है कि देयर आर टाइप्स ऑफ स्क्विंट, जिसमें ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट होता है, यानी कभी ये आई फिक्सेट करेगी तो दिस आई विल डेविएट, एंड इफ दिस आई फिक्सेट्स तो फिर अदर आई विल डेविएट। तो ऑल्टरनेटिंग अपने हिसाब से स्क्विंट होता रहता है, इधर ईजो इधर एक्सो, ठीक है। तो उसमें कभी एक जब डेविएट हो गई तो इसकी इमेज सप्रेस कर देगा, फिर जब ये आई फिक्सेट करेगी तो इसकी इमेज सप्रेस कर देगा। बस यही है ऑल्टरनेटिंग सप्रेशन। छोटा सा एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है मोनोफिक्सेशन सिंड्रोम, है ना। मोनोफिक्सेशन सिंड्रोम पे एमसीक्यू आया है कभी कभी, है ना, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, पीजी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसमें होता क्या है, स्मॉल ट्रोपिया यानी कि लेस देन 10 प्रिज्म डायप्टर ट्रोपिया, मतलब मैनिफेस्ट स्क्विन बहुत छोटा सा रहेगा, लेस देन 10 प्रिज्म डायप्टर, मतलब समझ रहे हो 5 डिग्री ही दिखेगा कॉर्नियल रिफ्लेक्स पे, और फोरियाज आर लार्ज, ठीक है, मतलब लेटेंट स्क्विंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। मतलब आप ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करोगे तो बहुत सारा डेविएशन दिख रहा होगा, बट व्हेन यू मेजर थ्रू द प्रिज्म तो वो सिर्फ 10 डायोप्टर से भी कम दिखेगा, 10 प्रिज्म डायोप्टर से भी कम होगा। तो स्मॉल ट्रोपियाज, लार्ज फोरियाज, इसका एक फीचर है मोनोफिक्सेशन सिंड्रोम का। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल स्कोटोमा होता है, जो डेविएटेड आई है उसमें बीच में फोविया पर है, ठीक है, सेंट्रल स्कोटोमा बन जाता है, ठीक है, सेंट्रल स्कोटोमा होता है। सेंट्रल स्कोटोमा का मतलब पूरा इमेज सप्रेस नहीं की है, सिर्फ एक पॉइंट जो फोविया के पास में उसको बस सप्रेस कर देता है, ठीक है। ये किन केसेस में होता है, जैसे कि स्मॉल ट्रोपियास में तो देखा ही हमने, हाई डिग्री का अगर एनाइसोमेट्रिक हाइपरमेट्रोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है एक आँख में काफ़ी, और पार्शियल कैटरैक्ट है, ठीक है, तो इस तरीके का मोनोफिक्सेशन सिंड्रोम होता है। अब इसके लिए अभी बता देती हूँ, एक टेस्ट है, दैट इज बेंगोलिनीज लेंस टेस्ट होता है, ग्लास टेस्ट होता है उसका, वो नेक्स्ट वीडियो में आके और डिस्कस करूँगी, पर यहीं पे याद करने के लिए अभी लिख लो उसमें कि जब हम बेंगोलिनी टेस्ट करते हैं ना, उसमें जब लाइंस प्रोजेक्ट की जाती हैं, जब आइस के आगे एक का इंक्लिनेशन अलग रहता है, एक का इंक्लिनेशन दूसरा रहता है, मतलब 45 डिग्री 135 डिग्री, आगे बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। पर जो आई में सेंट्रल स्कोटोमा है उसके आगे जो लाइन अगर प्रोजेक्ट की जाती है तो वो पेशेंट क्या बोलेगा कि मैम मुझे तो बीच में टूटी हुई लाइन दिख रही है, ब्रोकन लाइन इज सीन। तो दिस आई जो पूरी कंप्लीट इमेज दिखा रही है ये नॉर्मल आई है, और जिसमें सेंट्रल स्कोटोमा है वो ये वाली लाइन है जिसमें बीच में गैप है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेंट्रल स्कोटोमा मोनोफिक्सेशन सिंड्रोम में। और लास्ट है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया वही जो भी देखा हमने कि सप्रेशन अगर बहुत टाइम तक रहता है तो उस आई का
उसको हम बोलते हैं लेजी आई, उस आई की इमेज को ही सप्रेस कर देते हैं। एम्ब्लायोपिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके बारे में एक अलग से पूरा वीडियो आएगा, इसकी ट्रीटमेंट, और ये बहुत ही काफ़ी जिसको बोलते हैं हॉट टॉपिक है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके बारे में ठीक से पढ़ाऊँगी मैं, है ना। बट ये आपका एक सेंसरी अडाप्टेशन भी है। ओके, दिस इज़ अबाउट सेंसरी अडाप्टेशंस इन स्क्विंटेड आई। अब मैंने सोचा था कि इसी में आगे जाके थोड़े से टेस्ट भी बता दूंगी, पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, अभी भी लंबा हो चुका होगा, कुछ बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं, देखते नहीं हैं, तो मैंने सोचा है छोटे छोटे इसमें बनाऊं। बट होता क्या है ना कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है बताने के लिए आपको, तो मैं भी बताते बताते मतलब खो जाती हूँ, बताने लग जाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड आई वांट टू कंपाइल एवरीथिंग इन अ वीडियो, कि जो रेलेवेंट पॉइंट है ना, तो वो एक ही वीडियो में आ जाए। बट अभी टेस्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाना ज़्यादा बेटर है, और वो इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, है ना, कि आता है, क्वेश्चन भी आता है, और आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काफ़ी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, उससे पहले ये जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख के रखिएगा, तो आपको वो समझ में आ जाएंगे टेस्ट क्या होते हैं। ईजी है, कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट क्या होता है हम बना नहीं पाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा समझने में कि ये स्क्विंट क्या चीज़ है और सेंसरी अडाप्टेशंस क्या होते हैं। आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। मैं थक गई बोल बोल के, आई होप आप थोड़ा सा और इस पुश करेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे टू मेक माई वीडियोज़ मोर पॉपुलर, है ना। तो उससे मुझे मोटिवेशन और ज़्यादा मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी। कोशिश करती हूँ, लेट भी हो जाती हूँ कभी कभी बनाने में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।